गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। और अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हो तो आपकी तैयारी एकदम बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना तो आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके नोट्स पढ़ने की जरूरत है। मैं उस वे में सारे क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, हम उन क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बार बार डेली 100 टाइम जो रिपीट होते हैं, हम उन क्वेश्चन को डेली पर डेली आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत ही अच्छे वे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 7 में अधिगम प्रक्रिया सिद्धांत, यानी अधिगम की प्रक्रिया होती क्या है उसको बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने सीडीपी या कि देखो, मैं अभी सीडीपी सीरीज चला रहा हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले चाहे तो हिंदी हो गई, हिंदी गद्यांश हो, हिंदी पद्यांश हो, साइंस की क्लासेस, मैथ्स, पेडोलॉजी, ये सारी क्लासेस मैं सीरीज बाय सीरीज दे चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप देखिएगा, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। फिलहाल के लिए आज हम सीडीपी में अधिगम की प्रक्रिया के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे और बार बार आपको सीटेट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप एक बार सीटेट आसानी से पास कर लीजिएगा, इजीली रख दीजिएगा। बार बार सीटेट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलते फिर, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ये गारंटी मैं ले रहा हूं। चलते फिर आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही सेशन लाजवाब रहने वाला है आपके लिए। और अधिगम से रिलेटेड जब भी कोई भी टॉपिक आपके सामने आएगा तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 7 में अधिगम प्रक्रिया एवं सिद्धांत क्या होता है, यानी अधिगम होता क्या है उसको डिटेल में समझेंगे। यानी अधिगम सतत प्रक्रिया है कि असतत प्रक्रिया है, इन सारी चीजों को जानेंगे। और फिर उसके बाद में इसी से रिलेटेड कुछ प्रीवाईक्यू क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर तो कर ही देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एज अ टीचर, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में डेमो तक दे रहे हो तो वो भी सेशन में डेली पर डेली अपलोड कर रहा हूं आपके लिए। किसी एज अ साइंस टीचर या फिर केमिस्ट्री के लिए आप मैंने डेमो दे दिए हैं बहुत सारे। अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको देखिए। आप किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब भी ले सकते हैं जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती। चलते फिर आज पढ़ने वाले हैं हम क्या, अधिगम या सीखने, यानी अधिगम क्या होता है, प्रकृति व स्वरूप पढ़ने वाले हैं हम अधिगम का। और अधिगम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपके सामने आएगा आप इजीली उसका आंसर कर पाओगे, ये गारंटी मैं ले रहा हूं। और अगर आप पहली बार आए हो फिर भी सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसका ये सारी चीजें मैं गारंटी आपसे लेता हूं, पक्का मैं वादा कर रहा हूं। चलिए पढ़ते हैं और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और हो सके तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो आपको एक टाइम के बाद रिवीजन भी करना पड़ता है ना। तो आप खुद का जब खुद के नोट्स से जब आप रिवाइज करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होती है। मैं आपसे कहूंगा नहीं तभी आप जानेंगे। ऐसा नहीं मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली। चलिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं कि अधिगम क्या हो। देखो, अधिगम की बात करी जाए तो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी सीखना, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं सीखने के बारे में, यानी सीखना कैसे होता है, कैसे हम सीखते हैं उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। यानी प्रकृति व स्वरूप कैसा है, उसका नेचर कैसा है, यानी हम स्वरूप किस तरीके से चीजों को सीखते हैं उस बारे में। यानी ये प्रक्रिया जो है कैसी प्रक्रिया है, कि स्वाभाविक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया, इन बारे में आज हम जानेंगे। देखो, अगर हम बात करें आपके सामने सबसे पहले अधिगम की, तो अधिगम होता है, अधिगम क्या है, एक अधिगम होता है और एक अर्जन होता है। देखो, दोनों की बात करी जाए, एक होता है अधिगम, क्या होता है, एक होता है अधिगम और एक होता है अर्जन। अब दोनों का मतलब पहले समझ लीजिए, फिर हम स्लाइड पे पढ़ेंगे कि क्या इन्होंने लिखा हुआ है। देखो, अधिगम की बात करी जाए तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पे आप रूल, रेगुलेशन, नियम वगैरह पढ़ते हो। यानी अगर आप किसी चीज को सीखते हो तो उसके लिए नियम कानून पढ़ते हो आप, है ना। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया बोलते हैं। देखो, अधिगम की प्रक्रिया जो होती है वो रूल रेगुलेशन पे आधारित होती है, जबकि अर्जन जो होता है, अर्जन जो है वो क्या है, अर्जन वो होता है जब आप इन्वायरमेंट से किसी को देख के कुछ सीख जाते हो। यानी आपके आसपास के लोग कैसे हैं उनको देख के, उनका अनुकरण करके जब आप सीखते हो, अपने इन्वायरमेंट से जब आप सीखते हो, आपके आसपास के लोग कैसे हैं उनके बिहेवियर, उनके नेचर से जब आप सीखते हो, तो वो अर्जन है। यानी अर्जन की प्रक्रिया में आपको नियम, रूल, रेगुलेशन पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं होती, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। लेकिन अधिगम की बात करी जाए तो अधिगम जो होता है उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। यह एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है जहां पे किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको नियम पढ़ने पड़ते हैं। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी इसका नेचर कैसा है। अब हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने लिखा हुआ, देखो, लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यानी हम कैसे सीखते हैं उसकी बात कर रहे हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि विद्यार्थी से परिचित होने और यह तय करने के बाद कि कौन से सीखने संबंधी अनुभव उसे दिए जाने हैं, इन अनुभवों को आसानी से और सफलतापूर्वक ग्रहण करने की समस्या सामने आती है। इसलिए इस धुरी के इर्द गिर्द शिक्षा मनोविज्ञान सीखना क्या कहलाता है। देखो, यहाँ पे मनोविज्ञान की बात आ गई तो मनोविज्ञान जो होता है वो व्यवहारों का अध्ययन होता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, जब मैं अगली स्लाइड में आपसे क्वेश्चन लाऊं तो यही सारे क्वेश्चन आएंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है। तो मनोविज्ञान जो है, यानी साइकोलॉजी जो होती है, वो व्यवहारों का अध्ययन होती है। यानी आपके नेचर कैसा, आपका व्यवहार कैसा है,
तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, सीखना क्या है और कैसे सीखा जाता है, यानी हम सीखने के बारे में सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे सीखते हैं, लर्निंग को सीखने जा रहे हैं, यानी लर्निंग करते कैसे हैं, उन चीजों को आगे लिखा हुआ है। इन्होंने लिख रखा है कि इस तथ्य को लेकर आगे बढ़ता है। फलस्वरूप इसमें कुछ इस प्रकार के प्रकरण जैसे सीखने के विभिन्न नियम एवं सिद्धांत, मानसिक छवि, स्मृति एवं विस्मृति, क्या लिखा हुआ, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्यय, निर्माण, सोचने एवं विचारने की प्रक्रिया, समस्या समाधान और प्रशिक्षण, स्थानांतरण आदि सम्मिलित होता है। यानी अधिगम के अंदर इन्होंने सारी बातें बताई हुई हैं कि इसी के अंदर जो होते हैं नियम सम्मिलित होते हैं, सिद्धांत होते हैं, मानसिक छवि स्कीमा की बात करी जाएगी, स्मृति की बात करी जाए, आप कैसे सोचते हो, कैसे समझते हो, आपके विचार की प्रक्रियाएं कैसी हैं, या फिर समस्या समाधान आप कैसे करते हो, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कैसे करते हो, शिक्षण प्रशिक्षण, यानी इन सारी बातों का रूल रेगुलेशन जो है वो सब अधिगम के अंतर आ आता है। देखो इतना सारा सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, इसका केवल एक ही मतलब है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, कैसे सोचते हो, कैसे आपके विचार हैं, तो उस बारे में बात करी जा रही है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे आप प्रयास करते हो, है ना। कुल मिला के अगर बात करी जाए तो यही बात पूरे पैराग्राफ में बोली जा रही है कि आप समस्या को कैसे समाधान करते हो, यानी कैसे सीखते हो। हम किस बारे में बात कर रहे हैं कि हम चीजों को कैसे सीखते हैं, कैसे सफलता प्राप्त करते हैं और कैसे सीखना, कैसे सीखते हैं हम, है ना। तो वही बात देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे सीखते हैं और क्या सीखते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो अधिगम के अंतर्गत आती हैं कि अगर आप कुछ भी सीखते हो ना तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। क्लियर, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कौन सी बात बोली गई इस कॉन्सेप्ट में, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे हम पढ़ लेते हैं कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है, क्या ये जीवन पर्यंत चलती है, सतत प्रक्रिया है, डिसकंटिन्यू प्रक्रिया है या कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। देखिएगा अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधिगम क्या है, यानी अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इंसान जब से पैदा होता है वो मृत्यु तक लगातार सीखता ही रहता है ना। आप बताइएगा क्या वो बच्चा स्कूल में ही सीखता है ना, समाज में रह के आप लोगों से इंटरेक्ट करके कैसे सीख रहे हो, तो वो भी तो एक नॉलेज है। तो कुल मिला के देखो वही बात कही जा रही है कि अधिगम जो होता है यानी जीवन पर्यंत आप जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी गर्भ से लेकर कब्र तक आप सीखते ही रहते हो, है ना। आपका डेवलपमेंट, विकास जो होता है वो होता ही रहता है। ये बात कही जा रही है इस पैराग्राफ में, यानी विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। चलिए वही बात बोली जाए, अधिगम जो होता है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया, आप हमेशा सीखते ही रहते हो, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि बचपन से ही प्रत्येक मनुष्य अपने सोच, प्रवृत्ति, रुचि आदि से अपने व्यवहार में परिवर्तन की कोशिश करता है। यानी मनुष्य जो होता है, इंसान जो होता है, उसके अंदर हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। इंसान जब किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो उसके जैसे बनने की कोशिश करता है, यानी नेचर पे डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के बीच में रहते हो, है ना। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप कैसे लोगों के बीच में रह रहे हो, है ना। जैसे लोगों के बीच में आप रहते हो, जैसे इंटरेक्शन करते हो, आपको वही मतलब कि उन्हीं की बातें जो होती है समझ में आती हैं, आप वैसे ही बन जाते हो धीरे धीरे। एडेप्टेशन की प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, अनुकूलन, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हम धीरे धीरे वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि इंसान जो होता है वो अपने आप में चेंजेस करता रहता है, परिवर्तन करने की कोशिश करता है। वह ऐसा जीवन के लिए परिवर्तनशील स्थितियों में स्वयं को निरंतर फिट रखने के लिए करते हैं, यानी जीवन जो है उनका एकदम बढ़िया चलता रहे सीक्वेंस से, इसलिए वो प्रयास करते रहते हैं। और प्रयास करने की प्रक्रिया जो है वही अधिगम है, जहां पे आप चीजों को सीखने के लिए कोशिश करते हो। क्लियर, देखो बहुत ही इजी टॉपिक्स होते हैं। सीटेट की बात करी जाए, यूपी टेट की बात करी जाए, किसी भी टीचिंग एग्जाम को ले लीजिएगा तो ये सारे टॉपिक जो है आते ही आते हैं, है ना। और मैं आपको उस वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो मैं चाहूं तो पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूं ना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने, मैं सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में लेके चल रहा हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको सॉल्व कर सको और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, है ना। अगर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आंसर आप रट लोगे, है ना। आप उसके बाद में कंटेंट को पढ़ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। चलिए ये बात क्लियर हो गई। आगे लिखा हुआ है कि अधिगम, क्या लिखा हुआ, अधिगम प्रत्यक्षता लक्ष्यबद्ध है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने की अभिलाषा करता है, यानी हर इंसान का कुछ ना कुछ जीवन में गोल होता है। भाई ऐसे तो नहीं ना कोई इंसान काम करेगा, है ना। हर इंसान का एक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए वो मेहनत करता है। अगर जीवन में पता चल जाए कि कल को क्या होने वाला है तो सच बता रहा हूं आप बिल्कुल पढ़ोगे नहीं, है ना। आप काम ही नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है कि कल तो ये होने वाला है। क्योंकि हम जो है जो चीजें हमको नहीं मिली हैं हम उनको प्राप्त करने के लिए ही कोशिश करते हैं। अगर आपको सब कुछ मिल जाएगा, देखा जाए, कहा जाता है ना कि अगर आपको सब कुछ मिल जाएगा तो फिर आप तमन्ना किस चीज की करोगे। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो कुछ अधूरी ख्वाहिशें जो होती हैं वही जीवन जीने का असली आनंद देती हैं। ये कहानियां नहीं, रियल लाइफ से रिलेट भी करती हैं यार, ठीक है।
तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे केवल एक बात बोली जा रही है कि इंसान जो होता है वो चेंजेस भी करता है अपने व्यवहार में, अपने क्या नाम नेचर में, सोच प्रवृत्ति सब में चेंज करने की कोशिश करता है। वो भी अपने जीवन के लिए, अपने जीवन की स्थितियां जो उनके सामने आती हैं, यानी पता नहीं किस टाइम कैसी सिचुएशन आ जाए, उनको ढालने के लिए इंसान हमेशा जो है प्रयासपूर्ण रहता है कि कुछ अच्छा हो जाए जीवन में। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि आगे क्या बात बोली गई है। अधिगम हम पढ़ रहे हैं कि अधिगम का सिद्धांत क्या है, अधिगम की कैसी प्रक्रिया है। अब देखो यहाँ पे क्या बात बोली गई, इसको पढ़ लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या करें, आज ज्यादा लॉन्ग सेशन तो नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी हम जितना पढ़ेंगे उसको इजिली और आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अधिगम एक व्यक्ति की वातावरण के साथ परस्पर क्रिया का परिणाम है। देखो यहां पे बोला गया कि अधिगम की जो प्रोसेस होती है, अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, वो वातावरण के साथ परस्पर क्रिया का परिणाम होती है, यानी आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हो, है ना। देखो यहाँ पे बात बोली गई कि वातावरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लर्निंग में। इसीलिए कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो अपने परिवार, अपने मोहल्ले में लड़ाई नहीं होने देते हैं, कहते हैं मेरे बच्चों पे गलत इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। तो वही बात है, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है आपके डेवलपमेंट में, आपके विकास में। ये बहुत ही चीजें बाधाएं डालती है अगर निगेटिव इन्वायरमेंट है ना। अब देखो अगर बात करी जाए इन्वायरमेंट की, अगर वातावरण की बात करी जाए, तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊंगा कि वातावरण के बारे में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है वाइगॉत्स्की। क्या नाम है, वाइगॉत्स्की ने बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कल्चरल टूल्स को, यानी ये एक रचनाकार हैं। क्या है, रचनाकार, और इनसे रिलेटेड टॉपिक आता ही आता है, मैं दे भी चुका हूं, इससे रिलेटेड टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। वाइगॉत्स्की की थ्योरी में इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, यानी इनकी थ्योरी का, इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी इन्होंने अपने सिद्धांत में एनवायरमेंट को बहुत बड़ा रोल दिया हुआ है, यानी वातावरण में इंसान व्यक्ति जो होता है उसके आसपास के लोग कैसे होते हैं उन्हीं से वो सीखता है। वाइगॉत्स्की जो है वो एक रचनाकार है, इन्होंने बहुत ही बढ़िया थ्योरी दी हुई है जो सीटेट में 4-5 नंबर की आती है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि वो भी टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। देखो इन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा रोल दिया है, इंपॉर्टेंस दी हुई। लेकिन अगर एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है प्याजे, तो प्याजे ने हेरिडिटी यानी आनुवंशिकी को बहुत महत्व दिया हुआ है कि आनुवंशिकी यानी बच्चे जो होते हैं वो नन्हे साइंटिस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, नन्हे साइंटिस्ट होते हैं जो खुद से क्या करते हैं, खोज करते हैं। क्या करते हैं, खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, क्रिएटिव होते हैं, है ना। यानी शुरुआत में आप भी रहे होंगे क्रिएटिव, आई होप आपने बचपन में कुछ आविष्कार कर दिए होंगे, मतलब बड़े आविष्कारों की बात नहीं कर रहा हूं, आप ऑब्जर्व करते हैं जब आप छोटे होते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट का नाम है चॉम्स्की, आपने सुना होगा, नॉन चॉम्स्की नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं। इन्होंने कहा था, नॉम चॉम्स्की नाम के साइंटिस्ट ने, कि बच्चा शुरुआती दौर में उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, जिसके माध्यम से शुरुआत में बच्चा अगर बिना पढ़ा लिखा है, अब बच्चा पैदा होता है, शुरू में थोड़ी ना आप उसको स्कूल में भेज देते हो, है ना। तो वही बात करें, शुरुआत में एक बच्चा जो होता है वो इस क्षमता के साथ में पैदा होता है कि वो लैंग्वेज को जल्दी से जल्दी आपकी समझ जाता है, यानी आप उसके आसपास के लोग कैसे बोलते हैं वो इस डिवाइस के माध्यम से समझ जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एलएडी का फुल फॉर्म बताओ, तो इसका क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। ये भाषा अधिग्रहण यंत्र जिसके बारे में नॉम चॉम्स्की ने बताया है कि बच्चा छोटा होता है तो इस क्षमता के साथ में पैदा होता है कि वो किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है अपने एनवायरनमेंट से, ये उसके अंदर क्षमता होती है। क्लियर इतनी बात, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते बार आगे देखते आगे क्या बोला गया, लिखा हुआ है। अब इन्होंने वही बात बोली कि परस्पर प्रक्रिया का मतलब, परस्पर क्रिया का मतलब क्या है, इंटरैक्ट, यानी जब आपने समाज में आप लोगों से इंटरैक्ट करते हो, कोलैबोरेट करते हो, सहयोग करते हो ना, तो उसकी बात करी जा रही है, तो उससे आप सीखते हो, वहां से आपका अधिगम होता है, आप लर्निंग को बेटर करते हो, यानी लोगों से भी आप सीखते हो। जरूरी नहीं टीचर मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं, आप अपने आसपास के लोगों से भी सीख सकते हो, है ना। कोई ना कोई इंसान जो होता है हमेशा सिखाता ही रहा, और हमेशा इंसान सीखता है ना। आई एम अ लर्नर, मैं अपने आप को हमेशा बोलता हूं कि मैं हमेशा अपने आप को लर्नर बोलता हूं, मेरा स्टेटस भी यही रहा है। और हर इंसान में देखता हूं कितना ही बड़ा लेक्चरर बन जाए, लेकिन वो रहता लर्नर ही है। क्लास में जाने से पहले एक बार डिस्कस करना के सोचता है कि पढ़ लेते हैं, क्लास में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप समझ जानते हैं कि सब टीचर्स जो होते हैं वो लेसन प्लान बनाते हैं कि आज हमें क्लास में जाके ये पढ़ाना है ना। तो पढ़ाई का औचित्य केवल इतना रह गया है कि आप काम करते रहिएगा जीवन में। देखो इतना हार्ड कंपटीशन बढ़ ही रहा है ना, तो आप खुद का काम भी करते रहिए, साथ में पढ़ाई भी चलती रहेगी मजे से, है ना। तो वही बात यहाँ पे बोली जाए कि एक शिक्षक के रूप में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सावधानी पूर्वक वातावरण का संगठन करना है, यानी एक शिक्षक के रूप में, एज अ टीचर के रूप में बच्चों को प्रोत्साहित, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्या करें, सावधानी पूर्वक वातावरण का संगठन करना है, यानी वातावरण में, इन्वायरमेंट में लोग कैसे रह रहे हैं उनकी संगोष्ठी बिठानी है। प्राय जब वो आपसे परस्पर क्रिया करते हैं, आपस में अपने साथियों से परस्पर क्रिया करते हैं तथा शिक्षण अधिगम सामग्री से परस्पर क्रिया करते हैं। देखो वही बात बोली जा रही है कि आप किन चीजों से, किनके सामने बच्चे जो होते हैं
इंटरेक्ट करते हैं तो वही उनसे सीखता है इंसान, है चाहे वो अपने साथियों से बात करी जाए, है ना, शिक्षण अधिगम सामग्री हो जाए, मटेरियल टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है उससे भी सीखता है, वातावरण से भी सीखता है, उसके आसपास के लोग कैसे उनसे वो मोटिवेट रहता है। तो ये सारी की सारी अधिगम के अंतर्गत चीजें आती हैं। लर्निंग अधिगम कब होगा, जब आप लोगों से इंटरेक्ट भी करोगे तो उनसे भी हमें सीखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर तो कर ही देना यार, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं 6 से 7 बजे के बीच में डेली सेशन आपके लिए ला रहा हूं। डेली कोई भी दिन, संडे भी मैं मिस नहीं कर रहा हूं, डेली क्लास लेके आ रहा हूं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में डेमो तक दे रहे हो, तब भी आप मेरे से जुड़ सकते हो। तैयारी बढ़िया सी हो जाएगी आपकी। और जितने भी मैंने वीडियो दे दिए हैं, अगर आपने उतने ही देख लिए तो सीटेट तो आपका हवा में निकल जाएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं आपसे। चलते हैं, अब क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और हो सके तो आप जवाब देते रहिएगा। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को पढ़िएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, कुछ 6 क्वेश्चन तो ओवरऑल डिस्कस करेंगे, थ्योरी से रिलेटेड है। इनको पढ़िएगा और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। कल मैंने डेमो क्लास दी है अल्कोहल पे। अगर आप केमिस्ट्री टीचर बनना चाहते हैं तो किसी भी स्कूल में आप अल्कोहल पे डेमो दे सकते हैं, मैंने सारी बातें बताई हुई हैं। और अगर आपको अल्कोहल नहीं, तो मैंने इससे पहले जो क्लास दी थी वहां पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया हुआ, मैंने वहां पे मैंने ये भी बताया हुआ है कि क्लास में आपको कैसे जाना है, क्या बोलना है, मतलब सारी बातें जो बताई हुई है बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अधिगम पूरी तरीके से एवं अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर होता है। यानी अधिगम की पूरी प्रक्रिया जो होती है वो पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है। इस सिद्धांत का संबंध है अधिगम के सिद्धांत, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिससे ये रिलेटेड है कि अधिगम की पूरी प्रक्रिया जो होती है वो अवलोकनात्मक व्यवहार के सिद्धांत पर चलती है। तो मुझे बताइएगा इसमें संज्ञानात्मक होगा, विकासात्मक होगा, या व्यवहारात्मक होगा, या फिर निर्माणात्मक होगा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे। कि देखो यहाँ पे व्यवहार की बात करिए, अवलोकनात्मक व्यवहार की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली व्यवहारात्मक ही होगा। संज्ञान की बात तो करी नहीं कि आपका दिमाग कैसे चल रहा है, यहाँ पे विकास की बात नहीं करी गई, निर्माणता की बात की नहीं गई, तो वहां पे व्यवहार की बात करी गई है, यानी ऑब्जर्वेशन की। देखो अवलोकनात्मक व्यवहार की लिखा हुआ है ना, तो इसीलिए यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो एकदम करेक्ट। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, आपको देख के लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो मैं इजीली कर पाऊंगा वहां पे, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपका दिमाग वहां पे इस तरीके से नहीं चलने वाला, है ना। तो आप प्रैक्टिस करिए, आपका दिमाग फ्लो में चलेगा वहां पे, वादा कर रहा हूं मैं आपसे ये, ठीक है। चलिए पढ़िए सेकंड क्वेश्चन। आप समझते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है। देखो सुमेलित का नहीं है कौन सा, समता, क्या लिखा हुआ है, समतात्विक सिद्धांत थार्नडाइक। ठीक है, ये बात तो सही है कि समतात्विक सिद्धांत जो है थार्नडाइक ने दिया हुआ है। सामान्यीकरण का सिद्धांत SCH जुड़ ने भी दिया हुआ है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन जो थर्ड में लिखा हुआ है औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कोहलबर्ग, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, इसीलिए सी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं था, कोहलर से। कोहलर कौन है, कोहलबर्ग होंगे या कोहलर है, कौन है, इन्होंने नैतिक विकास के बारे में बताया हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ में क्या बोला गया, पढ़िएगा और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि यहाँ इसका आंसर क्या होगा। पढ़िए थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 100 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक को उठा के देखोगे, चाहे किसी भी बुक को उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। तो वही मैं किसी भी, जितने भी मैंने वीडियो दिए हुए हैं सभी में मैं क्या कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो 100 टाइम रिपीट होते हैं। पढ़िएगा जब थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब पूर्ववर्ती, क्या लिखा हुआ है, जब पूर्ववर्ती अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो यह क्या कहलाता है। यानी पूर्ववर्ती अधिगम में जब आप लर्निंग कर रहे होते हैं, अधिगम कर रहे होते हैं, तब नई स्थिति में सीखने, यानी कोई न्यू सिचुएशन आपके सामने आ गई हो, यानी जब आप सीखते हैं तो आपके सामने कई सारी सिचुएशंस आती है ना, तो उस सिचुएशन में कह रहे हैं कि आप प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, कौन सी प्रक्रिया है, मुझे बताइएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका होगा। यानी कौन सी ऐसी जो बीच में सिचुएशंस आ जाती हैं जिनके बारे में बात करी जा रही है, बताइएगा। लिखा हुआ है कि जब पूर्ववर्ती अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो यह क्या कहलाता है, अधिगम का सकारात्मक अंतरण है। सकारात्मक चीजें आएंगी तो आप आसानी से सीखते रहते हो। नई स्थिति की बात क्या करी गई है, आसान बनाने की बात करें तो ये भी नहीं होगा। अधिगम का निरपेक्ष, ये भी नहीं होगा। अधिगम का शून्य अंतरण, अधिगम का नकारात्मक अंतरण, यानी नकारात्मक चीजें जब आती है तभी तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, है नहीं, कोई ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाती है जहां पे आप डिमोटिवेट हो जाते हो। इसीलिए थर्ड ऑप्शन जो वो हमारा एकदम करेक्ट है, अधिगम का नकारात्मक अंतरण। क्लियर। पढ़िए फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पुनर्बलन या
शुद्धिकरण का प्रकार जो विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है। मुझे बताइए कि विलोपन की धीमी गति कौन सा उत्पन्न करता है? क्या वो निरंतर शुद्धिकरण है, निश्चित अनुपात शुद्धिकरण है, निश्चित अंतराल शुद्धिकरण है, ये चर अनुपात शुद्धिकरण? देखो यहां पे बात करी जाए कि पुनर्वलन और शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। पुनर्वलन एक ही बात है, शुद्धिकरण या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो निरंतर है, ना तो निश्चित की बात करी जाएगी, ना तो निश्चित की। चर अनुपात शुद्धिकरण जो है वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये सारी की सारी ऑफिशियल आंसर की है, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बता रहा हूं। शुद्धिकरण का प्रकार जो विलोपन की गति को धीमा करता है वो होता है चर अनुपात शुद्धिकरण। क्लियर? देखो आप यहां पे पढ़ लीजिएगा, जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि मैंने ये पढ़ा था, सर ने मुझे ये बताया था, है ना। आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या बताया गया है। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखो यहाँ पे वाइगोत्स्की की बात आ गई, है ना। और वाइगोत्स्की के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने इन्वायरमेंट यानी समाज को बहुत महत्व दिया हुआ है कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, उसके हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, ये बातें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 में, पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। देखो वाइगोत्स्की की बात करी जाए तो वाइगोत्स्की ने समाज को बहुत बड़ा रोल दिया हुआ है, यानी कल्चरल टूल को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है कि हमारा समाज कैसा है ना, हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। तो यहाँ पे नैतिक की तो बात करी नहीं गई, शारीरिक की बात तो करी नहीं गई, आनुवंशिक की बात तो करी नहीं गई, सामाजिक की बात की, सोशल यानी इनका सिद्धांत क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इनका। कैसा है? क्या? सामाजिक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनका है। इसका वाइगोत्स्की का, जिन्होंने बताया है कि हमारे इन्वायरमेंट में कैसे लोग हैं। क्लियर? तो थर्ड ऑप्शन जो एकदम करेक्ट है। और वाइगोत्स्की के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी एक रचनाकार है जो जिनके बारे में क्वेश्चन आना ही आना होता है, ठीक है। चलते हैं आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। देखो आनुवंशिकी के बारे में तो प्याजे ने बताया हुआ है। किसने बताया है? आनुवंशिकी के बारे में प्याजे ने बताया हुआ है, जिन्होंने विकास को 4 स्टेजेस में बांट दिया हुआ है ना। और नैतिक की बात करें तो नैतिक विकास के बारे में कोहलबर्ग ने बताया हुआ है। किसने? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के बारे में बताया। ये बात भी आपको पता होगी। शरीर के बारे में, शारीरिक डेवलपमेंट की यहाँ बात हो रही है। क्लियर? तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। सामाजिक की बात करते हैं वाइगोत्स्की जी। चलिए प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र क्या है, मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में कि जो प्रगतिशील कक्षा होगी यानी प्रगतिशील शिक्षा, इंटरैक्टिव यानी अट्रैक्टिव शिक्षा, यानी जो एजुकेशन है वो उसमें क्लासरूम में अगर बच्चा बैठा है तो मुझे बताइए वहां पे बच्चे का होना जरूरी है कि टीचर का होना जरूरी है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जरूरत है? बताइए मुझे। देखो जब शिक्षक होगा तो भी काम चलेगा, सत्ता संरचना, लेकिन जब विद्यार्थी ही नहीं होगा तो क्लास अच्छी कैसे बनेगी? तो केंद्र जो होता है वो बच्चा ही होता है। क्लास में जो है सबसे जो भी है क्लास में वो बच्चा ही है। जब बच्चे ही नहीं होंगे तो आप कहां से पढ़ाओगे, है ना। तो वही बात करिए। देखो जहां पे ये सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन होते हैं, बाल विकास के क्वेश्चंस हैं। बाल विकास में जहां पे आपको बच्चा जो है वो एक्टिव दिख जाए, आप उस ऑप्शन के साथ में जाइएगा, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। आप मुझे बताओ कि जब क्लास में बच्चा ही नहीं होगा तो क्लास एक्टिव कहां से होगी, है ना। तो आई होप आपके 6 क्वेश्चन अच्छा समझ में आए होंगे। आपको 6 क्वेश्चंस हैं, ज्यादा बड़ा सेशन तो नहीं रखेंगे फिलहाल के लिए। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते रहिएगा, छोटे छोटे सेशन हैं, आप इजिली आसानी से देखते रहिएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और ओवरऑल 6 आपने क्वेश्चन में अच्छा लगा होगा। और सेशन आपको कैसा लगा तो प्लीज लाइक शेयर या कर देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा प्लीज। क्योंकि जब भी मैं देखो अगर आप सब्सक्राइब लाइक कर ही देंगे तो मैं मोटिवेशन मेरा भी बढ़ जाएगा, है ना। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप इजीली देख लोगे अगर आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो। फिलहाल के लिए ओवरऑल 6 क्वेश्चन आपने कितने सही किए वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लाइक शेयर तो कर ही दोगे, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई आशा। और देखो अगर आप जहां कहां पर कहीं पर भी आपको डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा 100%, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।